नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पलामू की। पलामू में तरसहसी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में टीएसपीसी उग्रवादी के साथ बारूदी सुरंग बिछाने वाले एक्सपर्ट को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से AK-47 के 4 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार लैंड माइंस एक्सपर्ट गुड़िया पारधी मध्य प्रदेश के कटनी का रहने वाला है। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने उसे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बुलाया था। गिरफ्तार दोनों लोग सब जोनल कमांडर शशिकांत के लिए काम करते थे। एक्सपर्ट के साथ गिरफ्तार उग्रवादी पलामू के ही तरहसी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार गुड़िया का इतिहास मध्य प्रदेश से खंगाल रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह अपराधी मध्य प्रदेश में पहले भी कई लैंड माइंस बिछा चुका है। सूचना मिला कि टीपीसी का सब जोनल कमांडर शशिकांत जी पुलिस बल और पुलिस वाहन को क्षति पहुंचाने के लिए बम बनाने के लिए साजिश कर रहा है। ग्राम दुंदू का घेराबंदी करके और पुलिस बल को देखकर भागने पर गुड़िया पारधी और विनय सिंह नाम के 2 व्यक्ति को पकड़ा गया और तलाशी लेने पर AK-47 का 4 जिंदा गोली बरामद किया गया। तो दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। धनबाद के केदुआडीह से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अग्नि प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती में जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई, जिसमें आशा देवी के घर का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। आशा देवी भी जमीन में धंसने के बाद बनी गोफ में समा गई। चीख सुनकर उसका बेटा आनंद सिंह दौड़ा, मां को बचाने के लिए वो भी गोफ में कूद गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुझे पूरा जोर का आवाज हुआ। हाँ, सब आदमी लोग निकला, कुछ आवाज दिया, जो एक आदमी अंदर चल गई थी, एक लेडीज। हाँ, फिर आवाज दिया गया तो सब गांव वाला उठा। हाँ, उसका लड़का फिर कूद गया, देखा कि उसका माँ अंदर गया हुआ, तो वो गोप में ही कूद गया। अच्छा, ठीक। उसके बाद सब पूरा गांव वाला सब रस्सी उस्सी दे के और फिर उसको निकाला गया। बोकारो वासियों को गुलाब चक्रवात के कहर ने तहस नहस कर दिया है। कई तालाब ध्वस्त हो गए हैं और कई तालाब के पानी ने गली और मोहल्ले तक को डुबो दिया है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने बोकारो को पानी पानी करके रख दिया है। पिछले कई घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने गांव और मोहल्लों से लेकर चास जैसे बड़े शहर को भी डुबो दिया है। चिकसिया गांव में पानी से लबालब तालाब की मेड़ क्या टूटी। तालाब का तूफानी पानी गांव और गलियों में फैलने लगा। फिर तो चारों ओर हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, कई मकान तहस नहस हो गए, भारी भरकम गाड़ियां बहकर दूर चली गईं, मोहल्ले डूब गए, गलियों में सैलाब बहने लगा और परेशान ग्रामीण जान बचाकर भागने लगे। हमारा 39 साल उम्र हो गया। हमने कल्पना में ऐसा नहीं देखा था जो हमने आज देखा है। हमने बिहार में बाढ़ देखा है, झारखंड में नहीं देखा है। पिछले 24 घंटे में ही इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पानी पानी हो गया और उससे गुजर रही गाड़ियों के पहिए डगमगाने लगे। ये देखिए, भारी भरकम ट्रक और विशालकाय बस कैसे सैलाब में बेबस हो गया है। गुलाब के कहर ने जनजीवन के साथ साथ रफ्तार पर भी ब्रेक सा लगा दिया है। बोकारो वासियों ने पानी से तबाही का ऐसा नजारा शायद ही कभी देखा होगा। इसमें जो है आदमी को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि हमारे जो उप राजधानी और राजधानी को जोड़ता है, ये जो सरकार है कोई काम नहीं कर रही। गुलाब से हर तरफ भारी तबाही मची है। क्या गांव और क्या शहर, क्या गली और क्या मोहल्ले। पानी ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। तो परेशान बोकारो वासी ऊपर वाले से चक्रवाती तूफान के शांत होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।
बोकारो में गुलाब तूफान का असर चास नगर निगम क्षेत्र में दिख रहा है। तूफान की वजह से हो रही बारिश से लोगों की करोड़ों की गाड़ियां पानी में डूब चुकी है। चीरा चास स्थित आशियाना फेज 4 में लोगों ने बड़े अरमान के साथ अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था, लेकिन कल की तेज बारिश में उनकी गाड़ियां पानी में डूब चुकी है। गाड़ी मालिक परेशान है। वहीं बिल्डर्स की ओर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम रात में गाड़ी पार्किंग किए थे। हमको 3 बजे खबर हुआ कि आप गाड़ी हटा लीजिए। जब आए यहाँ हटाने के लिए तो 4 फीट पानी था। मैं गाड़ी हमेशा ऊपर लगाता था, लेकिन अभी इन्होंने बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, गाड़ी में स्क्रैच लग सकता है। और ऊपर से उन्होंने बताया भी कि भाई आप गाड़ी नीचे लगाइए। ठीक है, इस दवा में हमने गाड़ी नीचे लगाया है। अब बात ये है कि ये पानी आया कहाँ से। यहाँ पे क्या है, इन्होंने पैसे पूरे ले लिए हैं और एग्रीमेंट में जो साइन कराया है इन्होंने वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन लोग रहने लगे हैं। पहला प्रॉब्लम ये जो आज आप अपार्टमेंट का ये पार्किंग का देख रहे हैं, ये होने वाला तो इनको भी पता था, लेकिन इसके लिए इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इधर गिरिडीह में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग स्थित पुरानी ब्रिज भारी टूटने की कगार पर है। दरअसल जिले में लगातार हो रही बारिश से उसरी नदी का जलस्तर बढ़ा है और नदी में पानी की तेज बहाव से 20 साल पहले बना पुल हिल रहा है। एहतियातन पुलिस ने ब्रिज के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन पर रोक लगाती है। बावजूद इसके कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे ब्रिज पार कर रहे हैं। बुधवार से ही हो रही लगातार बारिश के बाद देवघर के कई मोहल्ले पूरी तरह जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क से लेकर नालों तक में पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। जरूरत का सामान लेने मजबूरी है। जो लोग निकल रहे हैं वो डरे सहमे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि किधर सड़क है और किधर नाला। लोग निगम की बेरुखी से भी काफी नाराज हैं। हरलकुंड दुर्गावाड़ी रोड, मैं राज शंडिलिया यहाँ का मूल निवासी हूँ। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पे जब थोड़ी सी भी 1 से 2 घंटे भी बारिश होती है तो ये पूरे समाज, पूरे सोसाइटी के लोग सड़क पर उतरने के लिए आतुर हो जाते हैं। क्यों? इसका एक वजह है पूरे पानी का बस्ती में भर जाना, चाहे वो पूरे घर में सबों का सामान पानी में बहने लगता है। मैं इसके लिए आवेदन कई बार केंद्र सरकार को भी दिया हूँ, राज्य सरकार को भी दिया हूँ। यहाँ के जो सांसद हैं महोदय हैं उनसे भी इसका अवगत कराया हूँ, लेकिन किसी तरह का आश्वासन आज तक नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों को मजबूर हैं सड़क पे आने के लिए। अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने यह दृश्य है जो सभी घरों में पानी जाने के बाद सभी लोग सड़क पे आने के लिए आतुर हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों। ना किसी तरह की केंद्र से सहायता राशि आई है, ना राज्य सरकार के द्वारा राशि आई है, ना यहाँ के संसद महोदय के द्वारा किसी तरह का सहायता मिल पा रही है। डूब गया, हम लोग का घर में पानी घुस गया और नगर निगम कहती है हम सफाई कर दिए और एकदम पूरा जो है सो झारखंड में नाम रोशन कर लिया। हमारा झारखंड देवघर बहुत 1 नंबर है। यही तो देवघर का 1 नंबर है, यही 1 नंबर है। देवघर क्लीन यही हो गया। नाला पूरा डूबा हुआ है, पूरा नाला इंक्रोच है, नाला जाम है, नाला कोई देखने वाला है नहीं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगभग पूरे दिन चलने वाली 16 विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री सचिव के साथ सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के स्तर से की जाने वाली बैठक में विशेषकर ऐसे विभागों को चुना गया है जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और साथ ही 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी के लाभ के साथ पशुधन योजना के किसानों को लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। सिमडेगा में 20 अक्टूबर से नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, जिसमें देश के कोने कोने से खिलाड़ी पहुंचेंगे। दूसरी तरफ एक के बाद एक त्योहार भी आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि सिविल सर्जन की माने तो जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। जो लोग आएंगे उनका नियमित चेकअप होगा और अगर कोई संक्रमित हुआ तो उसे आइसोलेट कर ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम लोगों का
ये प्लान है कि उनका रेगुलर हम लोग कोरोना जांच करवाते रहेंगे। फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जांच में भी बहुत नहीं निकल पा रहा है। बहुत से केस ऐसे निकले कि आज जांच कराया नहीं निकला, कल जांच कराया नहीं निकला, परसों पॉजिटिव हो गया और 3 दिन में सीवियर हो गया इन्फेक्शन। तो ऐसा हो सकता है, इससे नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन अब ये चूँकि राज्य स्तर की बात है तो खेल होगा, देखा जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको कम से कम लोगों को फैले। अगर कोई केस निकलता है तो जांच करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। तो देखिए, देश के कोने कोने से खिलाड़ी पहुंचेंगे। प्रशासन ने दावा किया है कि जो तैयारी है सिमडेगा में वो पूरी कर ली गई है। त्योहारों पर भीड़ न लगाने की अपील की गई है। रांची के चानो क्षेत्र के सीलागाई में बन रहे एकलव्य विद्यालय को लेकर विवाद जारी है। एक पक्ष जहां अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने को लेकर विद्यालय के समर्थन में है, तो वहीं एक दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो शहीदों की याद में जमीन को छोड़ते हुए दूसरे जगह पर स्कूल निर्माण की मांग कर रहा है। वहीं राज्य प्रशासन मामले को सुलझाने में जुटा हुआ है। रांची के चान्हो सीलागाई में प्रस्तावित एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। स्कूल के निर्माण और विरोध के स्वर बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी इस मामले पर गंभीर हो चला है। इस विरोध को खत्म करने और स्कूल के निर्माण को लेकर रांची जिला प्रशासन ने एक टीम का गठन किया, जिसमें 6 सदस्य हैं। इसमें दोनों पक्षों के 3-3 सदस्य को चुना गया है और उन्हें 1 महीने के अंदर इसके समाधान को लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन की एक और बैठक होगी जिसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक स्कूल के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। बैठक में सभी लोगों को, दोनों पक्षों को सुना गया और निर्णय ये लिया गया कि दोनों पक्ष से 3-3 लोग नॉमिनेट किए गए हैं, उन्हीं लोगों द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। वो एक महीने का उनको समय दिया गया है कि एक वर्किंग सोल्यूशन वो लाए और हमारे सामने रखें। वो जब हमारे पास सोल्यूशन का प्रपोजल आता है तो हम लोग बिगर कमेटी के सामने उसको फिर से रखेंगे और उसको पारित करवाएंगे। स्कूल निर्माण के पक्षधर लोगों ने आदिवासियों के बेहतर भविष्य को लेकर स्कूल निर्माण पर जोर दिया और केंद्र की योजना को मील का पत्थर करार दिया है। जिस तरह से क्षेत्र है बिल्कुल आदिवासी शेड्यूल क्षेत्र है और वहाँ पर शिक्षा की कोई वैसा नज़दीकी में कोई सब विद्यालय नहीं है, इसलिए हम लोग चाह रहे थे जिस तरह से पूर्व से हम लोग समिति के द्वारा मांग की जाती थी, वहाँ के ग्रामीण जनताओं के बीच मांग की जाती थी, उस हिसाब से विद्यालय वहाँ बने। चूँकि वहाँ जब तक खास करके आदिवासी समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। स्कूल निर्माण का विरोध कर रहे लोगों ने चयनित जमीन को वीर बुद्ध भगत स्मृति और सरना समाज की पूजा अर्चना के लिए अहम बताया और साथ ही दूसरी जगह स्कूल बनाने की मांग की है। उस विद्यालय का सम्मान करता हूं, जिससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उन सभी का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन क्या ऐसा है कि किसी का अस्तित्व को मिटा करके अगर उस स्कूल का निर्माण किया जाए, हमारा जो पूर्वज है उस धरोहर को मिटा दिया जाए, तो मैं ये कतई उसके लिए नाप तोल की बात कीजिएगा तो मैं उसको कभी नहीं मानूंगा कि स्कूल उसके लिए बेहतर है। मैं स्कूल बने लेकिन उस बगल जगह में बने जहाँ के पूरे आदिवासी समाज मान सम्मान करे और उसके बाद उस जगह को संरक्षित करे। स्कूल बने या ना बने, इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और राजनीति के फेर में आदिवासी बच्चों का भविष्य फंसता नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। 3 दशकों से ज्यादा समय तक खाकी पहनकर अपनी सेवा देने वाले IPS और झारखंड पुलिस के प्रभारी DG MV राव आज रिटायर्ड हो गए। उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी को लेकर रांची के जैप 1 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 मार्च 2020 से 11 फरवरी 2021 तक झारखंड के प्रभारी DGP रहे 1987 बैच के IPS अधिकारी MV राव आज सेवानिवृत्त हो गए। रांची के जैप 1 में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड पुलिस के DGP सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान IPS MV राव को 8 प्लाटून की सलामी भी दी गई। MV राव के घर में 3 IPS अधिकारी हैं, जो बताता है कि कर्मठ पुलिस अफसर बनने के साथ साथ अच्छे पिता का भी फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सौहार्द
इन्होंने पूरे संगठन को, मुझे, अपने सभी मित्रों को दिया, वो आगे भी इनसे मिलता रहेगा। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अहम योगदान दिए हैं। उनके कार्यकाल में 27 पोस्टिंग हुई। भागलपुर एएसपी सहित बक्सर, सीतामढ़ी, रोहतास के भी एसपी रहे हैं। तो वहीं झारखंड में हजारीबाग, रांची, गुमला में योगदान दिया है। गुमला में नक्सल अभियान में काफी बढ़ चढ़कर काम किया है। डीजीपी के प्रभार में रहने के दौरान कोरोना काल में पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। एमवी राव ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर सभी का धन्यवाद किया है। सेवा दी, वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ और जीवन के अत्यंत ही उत्साह भरे 3 दशक से अधिक समय जिन लोगों के बीच मैंने बिताया, बिहार, झारखंड तथा सीआरपीएफ के 3 सेक्टरों में, उन लोगों का भी मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा अपना माना और अच्छा प्रदर्शन करने में प्रोत्साहन दिया। झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एमवी राव की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती रही है। भारतीय पुलिस सेवा में 34 साल की सेवा देने के बाद विदाई के वक्त वे बेहद भावुक नजर आए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।